हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसमें भी हम पार्ट नंबर 1 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम दो चीजों का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। यानी हमारे पास में दो एनर्जी है। फर्स्ट है केमिकल एनर्जी, जो किस में होती है, कोई भी केमिकल में, और उसका कन्वर्जन हम किस में कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी मेरे पास कोई केमिकल है, उसको मैं इस तरीके से लगाएं या इस तरीके से अरेंज करें उन केमिकल्स को कि उससे मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाए। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन। और नाउ जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के अंदर, तो हम इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कन्वर्जन। अब देखिए, हमारे पास में केमिकल्स है बहुत सारे, और हमने उन केमिकल्स को इस तरीके से अरेंज किया कि मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई। दूसरा क्या है कि मैंने उन केमिकल्स के ऊपर पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाली, और जिससे कि वो केमिकल ब्रेक डाउन हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया, और वो आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किए। इससे जो ये जो कन्वर्जन है, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कन्वर्जन। यानी इट मीन्स मेरे पास में यहाँ पर जो डिवाइस यूज की जाती है इन कन्वर्जन के लिए, जो डिवाइस यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं सेल। It is a device used for above conversion। तो देखिए यहाँ पर कितने टाइप के कन्वर्जन है, दो टाइप के। तो सेल भी कितने टाइप के हो जाएंगे, दो टाइप के। यानी एक हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी यहाँ पर आपके पास में दो टाइप के सेल होंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसे ही हमने बोला है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल, और दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो फर्स्ट वी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देन फर्दर वी स्टडी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। छोटी क्लासेस में आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ाया जाता है। अब आप बड़ी क्लास में 12th में, तो आप पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। नाउ वी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसा कि अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए यहाँ पे बहुत बार यूज हो रहा है केमिकल एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी कौन से केमिकल यूज कर सकते हैं हम इसमें, ओनली एंड ओनली आयनिक केमिकल्स जो होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कैटायन और एनायन से मिलके बनते हैं, उनसे ही केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल लाइक NaCl। NaCl किससे मिलकर बना है, Na+ और Cl-। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। तो मीन्स इस केमिकल से मुझे क्या मिल सकती है, केमिकल एनर्जी। नाउ कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये क्या देगा, Cu+2 और SO4-2। तो यहाँ पर ये क्या है, कैटायन, और ये क्या है यहाँ पर, एनायन। अगेन कैटायन और एनायन में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनसे जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसी तरीके से हमारे पास में है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ZnSO4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn+2 एंड SO4-2, कैटायन एंड एनायन। यानी यहाँ पर मुझे केमिकल एनर्जी के लिए कोई ना कोई आयनिक सॉल्ट की जरूरत होगी।
और आयनिक सॉल्ट से कैटायन और एनायन का प्रोडक्शन होगा, या तो ये कैटायन एनायन इलेक्ट्रिक एनर्जी डालने पर ब्रेक डाउन हो जाएंगे या फिर इनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब इस एनर्जी से, आयनिक बॉन्ड की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो उस डिवाइस का ही नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या प्रॉपर्टीज होती है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर? जैसा कि आपको कभी भी आप सेल देखिए तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है नेगेटिव पार्ट, और उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड लगा होगा और कोई ना कोई केमिकल डला होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी इनपुट क्या है, यहाँ पर हमारे पास में केमिकल एनर्जी, और हमें मिल क्या रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलेगी मुझे? आयनिक सॉल्ट से। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कौन होगा? एनोड, और कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट। इसी सेशन में हम देखेंगे कि व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अभी तक आपको याद कराया जाता था कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एनोड का हिस्सा जो है वो क्या होगा, यहाँ पर एनोड जो होगा वो यहाँ पर नेगेटिवली इलेक्ट्रोड होगा, और कैथोड जो होगा वो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि एनोड यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव को याद रखने की जगह पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, एनोड वो हिस्सा होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। कैथोड वो हिस्सा होता है सेल का जहां पर हमेशा रिडक्शन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी आपके पास ये सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड। अब कोई भी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जिस हिस्से पर ऑक्सीडेशन होगा उसे ही हम एनोड बोलेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का सेल हो। इससे आपको आसानी रहेगी कि ये नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैं इसे कह रही हूं यहाँ पर एट दैट पार्ट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यानी वो हिस्सा है जहां पर कि आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसे हमेशा आप क्या बोलेंगे? एनोड। और ये वाला जो सेल का हिस्सा है, अनदर जो पार्ट है, इट इज कैथोड। ये क्यों है कैथोड? एट दैट पार्ट रिडक्शन ऑलवेज, मतलब आप कभी भी गलत नहीं होंगे, ऑलवेज रिडक्शन टेक प्लेस। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और एनोड मीन्स, ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हो गया? ऑक्सीडेशन मीन्स लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और इस हिस्से पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। नाउ एनोड यहाँ पर कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज। इट मीन्स इस हिस्से पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इस हिस्से पर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये हिस्सा जो होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये हिस्सा कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड। गेन हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हिस्सा पॉजिटिव तभी गेन होगा जब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। नाउ करंट फ्लोज फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल सर्किट। देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक आ रहा है सेल और एक आ रहा है एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पर सेल का, ये सेल है,
और ये सेल अगर यहाँ पर मैं लगा दूं कोई भी बल्ब या स्विच ऑन या ऑफ कर दे इसका, यहाँ पर ये स्विच ऑन ये ऑफ की लगा दी मैंने। अब जब ये करंट, ये कैसा हो गया, यहाँ पर बाहर की तरफ एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ये यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट है, ये क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट। और ये पूरा क्या है यहाँ पर सेल। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे, सेल से एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जा रहे, यही बात बोल रहा है। करंट फ्लोज फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल, जब करंट फ्लो बाहर की तरफ हो रही है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो बाहर की तरफ हो रहे हैं तो करंट भी फ्लो बाहर की तरफ ही हो। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस, हमें फोर्सफुली करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप रिएक्शन हो रही है, उसी से इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इट मींस करंट फ्लो हो रही है। गिब्स फ्री एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गिब्स फ्री एनर्जी मींस डेल्टा जी, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होती है तो डेल्टा जी कैसा होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गो इन थ्रू कैथोड एंड कम्स आउट थ्रू एनोड। देखिए यहाँ पे भी पता चल रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से जा रहे हैं, अंदर की तरफ तो कैथोड के हिस्से से जा रहे, और बाहर कहाँ से निकल रहे, एनोड के हिस्से से निकल रहे। इसलिए करंट क्या होगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं, एनोड टू कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड। और फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर उल्टा, यानी कैथोड टू एनोड। नाउ स्पॉन्टेनियस है इसलिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। दे यूज्ड फॉर रनिंग ए मोटर, अब छोटे बच्चों के खिलौने में जो मोटर लगी हुई होती है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक हीटर, फैन, गीजर, इन सब में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही यूज किया जाता है। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो डेनियल सेल है। सबसे पहले डेनियल साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए ये डेनियल सेल को हम पहले स्टडी करेंगे, और ऐसे कई डेनियल सेल आप खुद कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। जैसे सेल में दो ही पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट इज एनोड एंड सेकेंड पार्ट इज कैथोड। यहाँ पर डेनियल सेल में एनोड हमेशा क्या रहेगा, जिंक। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर एनोडिक कंटेनर में उसने जो लिया था जिंक सल्फेट, यानी जिंक का ही कोई सॉल्ट, और कंसंट्रेशन जो थी Zn+2 यानी ZnSO4 की 1 मोल पर DMQ, इसी को ही बोलते हैं हम 1 मोलर, इसी को ही बोला जाता है 1m। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, Zn+2 Zn -0.76 वोल्ट। यहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर, और यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड ले लिया, ये यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल है, और जिंक मेटल अपने ही सॉल्यूशन में, जिंक के ही किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप है। हमेशा यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ही यूज लेना है, क्योंकि आयनिक सॉल्ट इजीली डिसॉल्व इन वाटर। ये जिंक मेटल किसमें, ये जिंक मेटल, और इसे हमने डिसॉल्व कर दिया किसमें, ZnSO4 की सॉल्यूशन में। यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन है, ZnSO4 बाहर ही लिख देते हैं, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ZnSO4 एक्वस, और ये कितना है 1m।
1m का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है टेम्परेचर हमारा क्या रहना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर यानी 298 केल्विन, और प्रेशर, यहाँ पे तो प्रेशर की जरूरत नहीं है, लेकिन हवा में जो प्रेशर हमारे चारों तरफ जो प्रेशर होता है दैट इज द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और कंसंट्रेशन क्या होती है 1m। ये तीनों ही कंडीशंस जो होती हैं वो क्या कहलाती है स्टैंडर्ड। यानी अगर मैं कंसंट्रेशन ले रही हूँ 1m, प्रेशर ले रहे हैं 180 m, और टेम्परेचर ले रहे हैं यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 के, दीज आर द स्टैंडर्ड कंडीशन। इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, वो क्या होगा यहाँ पर Zn प्लस टू Zn माइनस 0.76। यहाँ पर देखिए क्या होगा एनोड। एनोड कैसा है यहाँ पर, एनोड वो हिस्सा है जहां पर भी क्या होता है ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस। अब यहां पर इसने ऑक्सीडेशन किया मेटल ने, तो मेटल जब ऑक्सीडेशन होगी तब क्या होगा, जिंक किस में कन्वर्ट होगा Zn प्लस 2 में, और क्या देगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जिंक मेटल किस में कन्वर्ट हो गया है Zn प्लस 2 में, यानी यहां से ये मेटल निकला, यहां से ये मेटल निकला, और ये क्या हो गया Zn प्लस 2, ये भी क्या हो गया Zn प्लस 2। इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए इसके अंदर, यहां पर क्या एक्यूमुलेट हो गया इलेक्ट्रॉन। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गया और Zn प्लस 2 यहां से कहाँ जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो ये कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज हो गया यहां पर, इसीलिए इस एनोड को क्या बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल। जहां भी ऑक्सीडेशन होगा उसमें क्या होगा नेगेटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयन चले गए और इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए इलेक्ट्रोड के ऊपर ही, और वो इलेक्ट्रोड क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन होने के लिए ये नॉट लगा दिया, और यहाँ पर देखिए Zn प्लस 2 Zn में बदल रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है Zn प्लस 2 में बदल रहा है। हमें यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना होता है, यानी Zn प्लस 2 Zn बदल रहा है, तो ये कितना है नेगेटिव 0.76 वोल्ट। कैथोड, कैथोड कैसा है पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव टर्मिनल याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कैथोड आपके पास क्या है, कोई भी कैथोड कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पर कंटेनर हमने क्या बनाया डेनियल जी ने बताया, क्या बताया कि यहाँ पर आपके पास में एक कंटेनर, कंटेनर में क्या लिया इन्होंने कॉपर का इलेक्ट्रोड, और कॉपर के इलेक्ट्रोड में ब्राउन कलर का होता है कॉपर, इसलिए यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर है नहीं, तो हम ब्राउन से सिमिलर चलो रेड ले लेते हैं, ये रेड, ये कॉपर मेटल, और यहाँ पर डिप किस में कर दिया हमने इसको कॉपर सल्फेट के, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, मीन्स आपके पास ये कौन है कॉपर मेटल, सॉल्यूशन किसका है ये कॉपर सल्फेट का, और कैसा सॉल्यूशन है ये एक्वस। कंडीशन क्या है यहाँ पर सारी पहले के जैसी, यानी कंसंट्रेशन 1m होनी चाहिए, प्रेशर 180 m होना चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। और इस हिस्से में क्या हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कॉपर हमारे पास दो चीज है Cu और एक है Cu प्लस 2, कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, Cu तो करेगा नहीं, कौन करेगा Cu प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हुआ Cu प्लस 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये क्या हो गया यहाँ पर Cu मेटल में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे एनोड से आएंगे, इसके पास आएंगे, कब आएंगे जब यहाँ पर कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, यहाँ पर अंदर कौन था Cu प्लस 2, ये एक्यूमुलेट कहाँ हो गया
Cu+2 था और इसका एक्यूमुलेशन कहाँ हो गया, ये Cu+2 ये कहाँ गए, इस रॉड के ऊपर। यहाँ से क्या गेन किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ से आ रहे थे, एनोड से। और ये इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये Cu+2 इसके पास गए और यहीं पर जाकर डिपॉजिट हो गए। इट मीन्स धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ कॉपर हो जाएगा। ये कॉपर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होती रहेगी। ये यहाँ पर कौन बच गया, सल्फेट। यहाँ पर कौन ज्यादा आ गया, जो जिंक+2। अब यहाँ पे हुआ क्या है, Cu+2 से Cu में कन्वर्ट हुआ है और इसलिए इसका E0 की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट है। यानी यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड लिया इन्होंने, कैथोडिक कंटेनर में CuSO4 लिया। इस Cu+2 यानी CuSO4 के सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 m थी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है यहाँ पर 0.34 वोल्ट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। डेनियल जी ने क्या किया, एक तरफ जिंक रखा, एक तरफ कॉपर रखा और इन दोनों को अटैच कर दिया। देखिए अटैच किससे करना है आपको, यहाँ पर बोथ कंटेनर्स कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। एक ब्रिज बना दिया इन दोनों के बीच के अंदर, उसका नाम क्या रख दिया, सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि इसमें सॉल्ट फिल किया था इन्होंने। एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर थ्रू वोल्टमीटर एंड अ स्विच एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस। इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ हुए, एनोड टू कैथोड। करंट फ्लो कैसे हुई, कैथोड टू एनोड। ये देखिए कुछ इस तरीके से डेनियल सेल। यहाँ पर जिंक लिया इन्होंने, ZnSO4 का सोल्यूशन लिया, इसकी कंसंट्रेशन क्या थी 1 m। जिंक एनोड, आपके पास जिंक किस में कन्वर्ट हुआ है, Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन में। यानी यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गई, Zn किस में कन्वर्ट हुआ है, Zn+2 और क्या बना दिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आए थे, ये बचे हुए, क्योंकि यहाँ पर तो अंदर तो कौन चले गए, Zn+2। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अमीटर यानी करंट की फ्लो की डायरेक्शन को बताएगा कि कितना करंट फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कॉपर मेटल लिया, है ना। यहाँ पर कॉपर मेटल को किस में डाल दिया इन्होंने, कॉपर कंटेनर के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर+2 किस में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। यानी ये देखिए डिपॉजिट हो गया कॉपर। और यहाँ पर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, सल्फेट आयन इंक्रीज हो गए। यहाँ पर कौन इंक्रीज हो गए, Zn+2 इंक्रीज हो गए। तो Zn+2 जब इंक्रीज हुए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी रही नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए। यानी यहाँ पर तो कैटायन ज्यादा हो गए और यहाँ पर कौन ज्यादा हो गए, एनायन। अब मुझे इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस करना था, या डेनियल जी को इलेक्ट्रिकली बैलेंस करना था, तो ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन भर दिया, KCl या फिर अमोनियम नाइट्रेट, क्योंकि यहाँ पर K+ और Cl- की आयनिक मोबिलिटी सेम थी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यहाँ से K+ कहाँ आ जाएगा, इधर। यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl-। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी रहती है। मीन्स जो कंसंट्रेशन ज्यादा हुई थी Zn+2 की, वो डिक्रीज हो जाएगी। जो कंसंट्रेशन ज्यादा हुई थी SO4-2 की, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। करंट का फ्लो कैसे होगा, कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये डायरेक्शन, करंट का फ्लो ये डायरेक्शन। ओके तो ये पूरा क्या हुआ, डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन। एक तरफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ और एक तरफ रिडक्शन हुआ। रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों ही ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों ही रिएक्शंस होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जिंक हाफ सेल। इसे बोल दिया जाता है कॉपर हाफ सेल।
इसका रिप्रेजेंटेशन, इतने बड़े डायग्राम को अगर मैं एक ही लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो सबसे पहले मैं एनोड वाले हिस्से को लिखेंगे। एनोड में कौन है? जिंक और Zn+2, तो जिंक Zn+2 ऑक्सीडेशन हुआ, और दोनों के बीच में आप एक ऐसे वर्टिकल लाइन लगा देंगे। और नेक्स्ट कौन है? Copper+2, और कॉपर पहले आयन लिखना है, फिर देखिए जब एनोड का हिस्सा लिखते हैं तो पहले मेटल लिखते हैं फिर मेटल आयन, और जब कैथोड का हिस्सा लिखते हैं तो पहले कैथोड के आयन और उसके बाद मेटल लिखेंगे। दोनों को किससे जोड़ा है? सॉल्ट ब्रिज। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? सॉल्ट ब्रिज का। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सा? डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसके पूरे की रिएक्शन लिखना चाहे तो आपको एनोड पे नेगेटिव चार्ज है तो जिंक+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सिर्फ रिडक्शन को दिखा रहा है। ये भी किसको दिखा रहा है? रिडक्शन को ही। तो हम यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ले लेते हैं। SRP कितना है? 0.76 वोल्ट। कैथोड कैसा हिस्सा है? पॉजिटिव। कॉपर इज रिड्यूस्ड एट पर द फॉलोइंग रिएक्शन, Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, और SRP कितना हो गया? 0.24। अगर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दिया जाए तो ये Zn, इस साइड में Copper+2, ये रहा एरो, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, रिमेनिंग कौन है? Zn+2 और Cu, Zn+2 प्लस Cu। As a result, accumulation of solid copper at the cathode. कैथोड पे कौन डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर। एंड जिंक इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन एज अ जिंक आयन। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में, यानी सॉल्यूशन में जाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करना? आपको SRP लेना है, और कैथोड का जो SRP है माइनस एनोड का SRP। आपके पास में E0 सेल का कैसे निकालते हैं? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान क्या रखना है आपको कि दोनों का ही आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है। यहाँ पर E0 कैथोड का कितना है आपके पास में रिडक्शन पोटेंशियल? 0.34 वोल्ट, एंड एनोड का कितना है? 0.76 माइनस, तो साइन सहित लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इक्वल टू 0.34 प्लस 0.76, आपके पास कितना आ जाएगा? 1.1 वोल्ट, है ना? 1.10 वोल्ट। आप देख सकते हैं आपके पास जो सेल आता है, छोटे पेंसिल सेल होते हैं, उनमें कई बार 1.1 वोल्ट के सेल जो होते हैं उनमें यही कंस्ट्रक्शन, और इलेक्ट्रोड वहां पर कार्बन के लगे हुए होते हैं। इस तरीके से डेनियल सेल में आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। डेनियल सेल पर्टिकुलर कॉपर और जिंक के लिए ही था। जिंक एनोड की तरह और कॉपर कैथोड की तरह काम करता है। जिंक में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1m कंसंट्रेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। नाउ अगर हम यहाँ पर इसका फंक्शनिंग देखें या इसके अंदर देखें कि 1.1 वोल्ट तो मुझे मिल रहा है, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोड को इस तरीके से सेटअप करूं तो मुझे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.1 वोल्ट E0 ऑफ सेल मिल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर और ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल डाल दूं तब क्या होगा? तब ये सेल किस तरीके से बिहेव करेगा? इसी को ही हम बोलते हैं फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल या वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को उसकी कंडीशन क्या क्या है। अब देखिए जो अभी पढ़ा उसी को ही हमने 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जिंक मेटल ZnSO4 का सोल्यूशन, कॉपर मेटल कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और क्या ले लिया? सॉल्ट ब्रिज। सेम चीज तीनों में ये कंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल जो सेल लगाया, बाहर से जो सेल लगाया, उसका पोटेंशियल जो था 1.1 वोल्ट से कम था। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने जिंक लिया और जिंक मेटल लिया और ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया, है ना? ये जिंक मेटल और ZnSO4 का सॉल्यूशन। सेकेंड साइड में क्या कर दिया मैंने? कॉपर सल्फेट
और कॉपर सल्फेट का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। दिस इज कॉपर और यहाँ पे कौन है, कॉपर सल्फेट। यहाँ कौन है, ZnSO4 और यहाँ पे कौन है, जिंक। दोनों को क्या कर दिया, ये ध्यान रखना इसके अंदर डिप रहना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो डिप होना चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, और कॉटन प्लग लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या किया मैंने, मेटालिक वायर से इसको अटैच कर दिया। ये दोनों मेटालिक वायर से अटैच है, एक की लगा दिया यहाँ पर, और इस पे मैं अब एक्सटर्नल डाल रही हूँ। एक्सटर्नल में देखिए, ये ध्यान रखना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ सेल का नेगेटिव, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पर सेल का क्या कर दिया, पॉजिटिव। कॉपर की तरफ आपको पॉजिटिव, ये नेगेटिव था तो ये नेगेटिव, सेल का नेगेटिव को छोटी लाइन से और पॉजिटिव को बड़ी लाइन से। अब मुझे यहाँ से कितना मिल रहा था, अमीटर लगा देते हैं यहाँ पर, कितना मिल रहा था यहाँ पर, वोल्ट मीटर या मीटर लगा दे, ये अमीटर, मुझे ये कितना मिल रहा था, 1.1 वोल्ट, जब मैंने एक्सटर्नल सेल नहीं लगाया था। अब एक्सटर्नल सेल मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये एक्सटर्नल है, और मैंने ये क्या कर दिया, लेस देन, इसका ई जो है ई नॉट, वो क्या है, लेस देन 1.1 है, 1.1 वोल्ट है। 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.7, 0.4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1.1 से कम है। तो यहाँ पर कौन ज्यादा है, 1.1, और हमने एक्सटर्नल में बाहर से पुश कितना किया, ओनली कम किया है, 1.1 से कम, 0.7, 0.8, 0.4 इस तरीके से किया। तो इट मीन्स बाहर वाला कम है, अंदर वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा वही इफेक्टिव होगा। यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो एनोड, ये हिस्सा किसका काम कर रहा है, एनोड का, और ये हिस्सा किसका काम कर रहा है, कैथोड का। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ से कहाँ की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। और करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी कैथोड से एनोड की तरफ। ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, करंट की। जिंक किस में कन्वर्ट होगा, Zn+2 में। कॉपर +2 किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर में। कॉपर मेटल जो होगा उसका थिकनेस बढ़ जाएगा, जिंक मेटल का थिकनेस कम हो जाएगा। एनोड नेगेटिवली चार्ज होगा, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा। यही सब चीजें इसमें लिखी है। यहाँ देखिए, जिंक ZnSO4, कॉपर SO4, ये नेगेटिवली चार्ज क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज। एक्सटर्नल कितना लगा दिया, 1.1 से कम। मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा था, 1.1। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हुआ, एनोड टू कैथोड। करंट का फ्लो कैसे हुआ, कैथोड टू एनोड। यही सब चीजें। व्हेन ई एक्सटर्नल 1.1, करंट फ्लोज फ्रॉम वोल्टेइक सेल टू एक्सटर्नल सोर्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो जिंक टू कॉपर, करंट फ्लो कॉपर टू जिंक। जिंक डिसॉल्व एट एनोड यानी कन्वर्ट इनटू Zn+2। कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड यानी थिकनेस ऑफ कॉपर इंक्रीजेस। नाउ अगर मैं बाहर ई एक्सटर्नल की वैल्यू, बस मुझे यहाँ चेंज करना है, ई एक्सटर्नल कितना कर दिया, 1.1 के इक्वल, तो ये दोनों तो बराबर हो गई, यानी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। कोई फ्लक्चुएशन नहीं है मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ करंट, नो केमिकल रिएक्शन, यानी ना तो ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। अगर मैं ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 से ज्यादा कर दूं, मोर देन 1.1, यानी जबरदस्ती उल्टी रिएक्शन करा दिया, उल्टा रिएक्शन करा दिया मीन्स करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ पे अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे Zn+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn में, और ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। एकदम इसके रिवर्स रिएक्शन हो गई, वोल्टेइक सेल की एकदम रिवर्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड था, यहाँ पे क्या हो गया, कैथोड टू एनोड। अब जो हिस्सा कैथोड था वो किसका काम करेगा, एनोड का काम। क्यों, क्योंकि जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो किसका काम करेगा, एनोड का। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है मीन्स रिडक्शन होता है, वो क्या करेगा, कैथोड का काम। तो ये अब कैथोड क्या हो गया, देखो उल्टा। यहाँ पे कैथोड कैसा था, पॉजिटिव,
यहाँ पे ई एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा होते ही अपोजिट रिएक्शन साइन ही चेंज, एनोड कैसा हो गया पॉजिटिव और कैथोड कैसा हो गया नेगेटिव। यानी ये सेल इलेक्ट्रोकेमिकल था, ये किस में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इतना फोर्स डाला कि जो उसका नेचर था उसके रिवर्स नेचर हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था उसका रिडक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, current flows from zinc to copper, zinc deposited at zinc electrode and copper dissolved at copper electrode। करंट कैसे फ्लो हुआ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स से करंट अंदर जाएगा क्योंकि बाकी सब तो कंपनसेट हो गया, 1.1 से जो ज्यादा होगा वही करंट अंदर जाएगा और अपोजिट रिएक्शन करेगा, रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। दिस सेल इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कैसा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी केमिकल एनर्जी से आप क्या बना रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां पर क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी डाली अंदर जिससे कि केमिकल एनर्जी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मींस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना हो तो ई एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, अब जो ये ईएमएफ है, जब कोई करंट फ्लो नहीं होता तो ये इसका जो सेल पोटेंशियल है वही क्या कहलाता है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हेन नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। जब एनोड कैसा हो नेगेटिव, कैथोड कैसा हो पॉजिटिव, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका उल्टा हो जाए, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी डाली हमने जिससे कि केमिकल रिएक्शन हुआ या केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन हुआ, एनोड कैसा हो गया पॉजिटिव, कैथोड कैसा हो गया नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगेन एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड, करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड, करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिएक्शन अलग हो गई है ना। उसमें जिंक डिपॉजिट हो जाएगा और कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज फंक्शनिंग ऑफ डेनियल सेल, या कंडीशन है वोल्टेज सेल की ई एक्सटर्नल की वैल्यू सेल पोटेंशियल से कम होनी चाहिए, तभी केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज द सॉल्ट ब्रिज। पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डायग्राम में भी बनाया, यहाँ पर पीछे ये वाला डायग्राम बना रहे, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब होती है कैसी इन्वर्टेड, तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन भी ऐसी है, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड, इन्वर्टेड U-shaped glass tube which maintains electrically neutrality। काम क्या है इसका, कैटायन और एनायन जो हो गए हैं ज्यादा हो गए हैं इनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना। In two compartments by allowing movement of anions towards anodic compartment and cations towards cathodic compartment। ये ग्लास ट्यूब होती है। एग्जाम्पल क्या है इसमें, कौन कौन से केमिकल यूज ले सकते हैं, KCl एंड अमोनियम नाइट्रेट इन जेलेटिन फॉर्म, जेली जैसा। अब यहाँ पे देखिए दो यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है KCl, KCl में आपके पास कैटायन कौन है K+ और एनायन कौन है Cl-। इन दोनों की चलने की स्पीड जो है, मोबिलिटी जो है दोनों की, वो क्या है सेम, इसलिए हम यहाँ पर KCl यूज करते हैं। दूसरा, अगर मैं ले रही हूं यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, तो अमोनियम और नाइट्रेट, तो यहाँ पर आपके पास कैटायन कौन है NH4+, एनायन कौन है NO3-। इन दोनों की मोबिलिटी भी क्या है सेम, यानी चलने की स्पीड कैसी है
मोबिलिटी सेम है। तो यहाँ पर मोबिलिटी सेम होने की वजह से स्पीड, दोनों की स्पीड कहिए या मोबिलिटी कहिए, दोनों की सेम है। इस वजह से हम यहाँ पर इन ऐसे सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और दूसरा, ये कैसे होने चाहिए, केमिकली इनर्ट। थर्ड, जिलेटिन फॉर्म क्यों यूज करते हैं, ताकि किसी भी तरीके की मिक्सिंग होने से इनको बचाया जा सके। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब हो गया, जो कि क्या काम करती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का काम करती है। एग्जाम्पल क्या है, KCl और अमोनियम नाइट्रेट। यही क्यों लिए, क्योंकि इनकी कैटायन और एनायन की मोबिलिटी या स्पीड सेम है। जिलेटिन क्यों यूज किया, क्योंकि इट इज प्रिवेंटेड ऑफ एनी काइंड ऑफ मिक्सिंग, और ये केमिकली इनर्ट होते। नाउ फंक्शन क्या है, अभी बताया। फर्स्ट फंक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना। इट इज एक्ट एज एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू हाफ सेल। हाफ सेल क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये कंप्लीट होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ हिस्सा हो गया, रिडक्शन भी हाफ हिस्सा हो गया। इट प्रिवेंट मैकेनिकल फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, बट इट प्रोवाइड अ फ्री पाथ फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस के माइग्रेशन के लिए ये पाथ बना हुआ है, जो एक्सेस में आयंस हो गए हैं उनके लिए। टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ताकि करंट लगातार फ्लो होती रहे। इट प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, जो एक्यूमुलेट हो रहा है चार्ज, एक साइड में Zn+2 और दूसरी साइड में SO4-2, उसको रोकते हैं। It help in maintaining the charge balance in two half cell. It minimize या eliminate liquid junction potential. लिक्विड जंक्शन का मतलब कैथोड और एनोड दोनों लिक्विड्स है। इन दोनों के जहां पर भी मिलते हैं, इससे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम बोल देते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको रोकता है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थोड़ा सा बता दिया था, थोड़ा और इसको स्टेप्स बता देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इसे लिखना आता है। अगर ये केमिकल अगर ये रिप्रेजेंटेशन आपको रीड करना आता है तो इससे डायग्राम बनाना होता है। इसी से ही आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी होती है। एनोडिक पार्ट पे क्या है, कैथोडिक पार्ट पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, और कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या है। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए पीछे गैल्वेनिक सेल जो आपने पढ़ा, इस गैल्वेनिक सेल के अंदर आपके पास दो पार्ट थे, फर्स्ट एनोड, सेकंड फर्स्ट कंपार्टमेंट, एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर। तो यहाँ पर आपको जैसा ये रिप्रेजेंटेशन में बताया, एनोड का हिस्सा पहले लिखते हैं और कैथोड के हिस्से को बाद में लिखते हैं। एनोड कैसा हिस्सा है, यहाँ पर एनोड पर क्या है, नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी ये कौन सा पार्ट है, नेगेटिव। कैथोड कैसा पार्ट है, पॉजिटिव। एनोड हिस्से पे पहले क्या लिखते हैं, मेटल, और फिर क्या लिखते हैं, मेटल आयन, और इसके साथ ब्रैकेट में कंसंट्रेशन। ये डेनियल सेल है, इसलिए मैंने यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ की कंसंट्रेशन फिक्स होती है, दैट इज द 1m स्टैंडर्ड कंडीशन। और कैथोड वाले हिस्से में क्या करते हैं, पहले आयन को लिखा जाता है और फिर मेटल को, और दोनों के बीच में एक लाइन या स्लैश या वर्टिकल लाइन का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा सेमीकोलन का भी यूज कर सकते हैं। ये कैसा हिस्सा होता है, पॉजिटिव। और दोनों को किससे अटैच किया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज से कैसे रिप्रेजेंट करना है, दो खड़ी लाइन से यानी वर्टिकल लाइन से यूज किया जाता है। यही सब चीजें यहाँ लिखी गई हैं, पढ़ते हैं पहले। अ गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एनोड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड ऑन राइट हैंड साइड। यानी एनोड अगर मैं ऐसे खड़े हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया, LHS। और कैथोड ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ओके, फर्स्ट लाइन, कोई भी गैल्वेनिक सेल है, एनोड किस साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड क्या लिखना है, राइट हैंड साइड में। एनोड इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड फेज और मेटल फर्स्ट, यानी पहले आपको क्या लिखना है, मेटल फर्स्ट और फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में कौन होगा, मेटल का ही कोई आयन होगा। इन दोनों के बीच में
और कैथोड पे क्या लिखना है आपको? बाय राइटिंग द इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट देन मेटल एंड देन मेटल और सॉलिड फेज। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? Mn प्लस और क्या लिखना है? M। मेटल एंड कैटायन आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। यहाँ पे हम सेमीकोलन यूज कर सकते हैं या स्ट्रेट वर्टिकल लाइन यूज कर सकते हैं। ये लगा दिया। Concentration of electrolyte also mentioned within the bracket just after the cation। यहाँ पर cation के बाद में इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ओके। और सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस। इनके बीच में 2 सॉल्ट। इट इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, एक ही बात हो। यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला यूज किया जाता है, लोन। एक ही वर्ड से आपको सब एक साथ में रिप्रेजेंटेशन लर्न हो जाएगा। जैसे लोन है, एल का मीनिंग होता है यहाँ पर लेफ्ट। ये किसके लिए आया है? LHS के लिए। ओ का मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या होगा? मेटल किस में कन्वर्ट होगा? मेटल आयंस में। इसलिए ये क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन। इस हिस्से का नाम क्या होगा? एनोड। और एक कैसा चार्ज आ जाएगा इस पे? नेगेटिवली चार्ज। और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये समरी है इसकी या लर्न करने का तरीका है। कैसे याद करेंगे? लोन से याद करेंगे। L मीन्स लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीडेशन, A मीन्स एनोड, N मीन्स नेगेटिव। सेकेंड पार्ट अपने आप लर्न हो जाएगा। ये किसके लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए N नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, एनोड आएगा। इसमें कैसे लिखते हैं? मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल आयंस में। तो इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करेंगे? यहाँ पर मेटल, फिर मेटल लाइन, ये सॉलिड, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन। ये पूरा एक पार्ट हो गया, एक कंपार्टमेंट हो गया। और राइट साइड में इसका अपोजिट यानी R होगा। फिर R राइट हैंड साइड, R रिडक्शन, कैथोड और पॉजिटिव। आपको एक ही करना है पार्ट, दूसरा पार्ट अपने आप हो जाएगा। इसका उल्टा लिखेंगे और दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। तो आज के इस सेशन में हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा और किस तरीके से उसका फंक्शन होता है, कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है और सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्या फंक्शन है और उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, इसको पढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए इसे बार बार देखते रहिए, रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।